हेलो दोस्तों, फाइन बाय डी के चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम फिर से आपके लिए जोरदार दिमागी पहेली सोप साबुन लेके आए हैं। इस पहेली में भी आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जिनका आंसर आपको बताना होगा। चलिए पहेली स्टार्ट करते हैं। एक बार डिटेक्टिव डी के अपने घर में बैठ के टीवी देख रहा था। तभी उसका दोस्त राजवीर उससे मिलने वहां पहुंचा। राजवीर बोला, डी के, मैं एक परेशानी में फंस गया हूँ। डी के बोला, क्या हुआ राजवीर, मुझे पूरी बात समझाओ। राजवीर बोला, अगले हफ्ते मेरे कज़न ब्रदर नमन की शादी है और मम्मी पापा मुझसे जाने की जिद कर रहे हैं। लेकिन मुझे वहाँ अकेले जाने में अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि वहाँ मुझे 4 या 5 दिन रुकना होगा और मैं वहाँ ज़्यादातर लोगों को नहीं जानता। क्या तुम भी मेरे साथ उस शादी में चल सकते हो? डीके बोला, ओके, मैं भी तुम्हारे साथ शादी में चलने को तैयार हूँ। इस तरह मेरा भी घूमना हो जाएगा और तुम्हें मेरा साथ मिल जाएगा। राजवीर डीके को शादी के लिए मनाकर बहुत खुश हो गया और दोनों वहाँ जाने की प्लानिंग करने लगे। अब नेक्स्ट वीक आ गया और दोनों डीके की गाड़ी पे बैठ के शादी में जाने लगे। शादी का प्रोग्राम दूसरे शहर में था, इसलिए उनको सुनसान रास्ते से होके जाना था। दोनों रास्ते में बातचीत करते हुए जा रहे थे कि तभी बीच रास्ते में डीके की गाड़ी के नीचे कुछ आ गया और गाड़ी अचानक फिसल के गिर गई। गाड़ी के साथ साथ दोनों जमीन पे गिर पड़े। अब गिरने के बाद दोनों जल्दी जमीन से उठ गए और उन्होंने अपने अपने कपड़े साफ करने लगे। राजवीर बोला, डीके, क्या हुआ, तुम्हारी गाड़ी कैसे फिसल गई? डीके बोला, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, लगता है कोई चीज टायर के बीच में आ गई, उस कारण गाड़ी फिसल गई। अब डीके ने ध्यान से देखा, सड़क के किनारे पे कुछ पड़ा हुआ था। डीके ने सड़क से उस टुकड़े को उठा लिया। अब राजवीर भी डीके के पास पहुंच गया और बोला, डीके, ये तो एक साबुन सोप का टुकड़ा है और ये पानी से गीला है। इसी साबुन की वजह से हमारी गाड़ी फिसल गई। अब इस साबुन को फेंको और गाड़ी उठा के आगे की तरफ चलो। डीके बोला, रुको राजवीर, तुमने कुछ नोटिस किया? यहाँ कोई छुपा हुआ है। राजवीर बोला, तुम्हें कैसे पता यहाँ कोई छुपा हुआ है? दोस्तों, पहेली का पहला सवाल, डीके को ऐसा क्यों लगा कि वहाँ कोई छुपा हुआ है? अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। डीके बोला, अगर ये साबुन सूखा होता तो हमारी गाड़ी कभी नहीं फिसलती, बल्कि गाड़ी का टायर इस साबुन को तोड़कर गाड़ी आगे निकल जाती। लेकिन ये साबुन पानी से गीला था, इसलिए गाड़ी का टायर फिसल गया और हम दोनों गिर गए। लेकिन यहाँ दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा और हमें रास्ते में भी कोई दिखाई नहीं दिया। फिर यहाँ ये गीला साबुन कहाँ से आया? लगता है हमारे अलावा यहाँ कोई और भी है जो हमें देख के छुप गया है। अब राजवीर बोला, डीके, तुम एक डिटेक्टिव हो, इसलिए एक नॉर्मल घटना को भी सीरियस ले रहे हो। यहाँ हमारे अलावा कोई नहीं है। अब जल्दी से शादी में चलो, क्योंकि शाम होने वाली है और ये जगह भी सुनसान है। डीके बोला, राजवीर रुको, वहाँ देखो, सामने एक कुआं नजर आ रहा है, चलो वहाँ चल के देखते हैं। अब दोनों धीरे धीरे उस कुएं के पास चले गए। वहां जाकर उनको कुएं के पास एक और साबुन का टुकड़ा दिखाई दिया। डीके ने उस साबुन के टुकड़े को जमीन से उठा लिया। दोनों ने गौर से देखा, उस साबुन के टुकड़े पे माँ शब्द लिखा हुआ था। डीके बोला, देखो, इस साबुन के टुकड़े पर किसी ने माँ शब्द लिखा हुआ है। मैंने तुमसे कहा था कि यहाँ हमारे अलावा और भी कोई है। राजवीर बोला, ओके, मैंने तुम्हारी बात मान ली, लेकिन यहाँ अगर कोई व्यक्ति छुपा है तो हमारे सामने क्यों नहीं आता? डीके बोला, हो सकता है वो इंसान हमसे मिलना चाहता है, लेकिन वो किसी कारण से मजबूर हो और हमारे पास नहीं आ सकता। इतना बोल के डीके चुप हो गया। अब राजवीर और डीके वापस अपनी बाइक के पास आए और अपनी बाइक उठाकर फिर से शादी अटेंड करने वहां से चले गए। उन दोनों के जाने के बाद कुछ लोग खंडर से बाहर निकले। वो सभी लोग अपराधी टाइप के लोग लग रहे थे और उनके साथ 2 लड़कियां भी थीं। एक आदमी बोला, तुम क्या पागल हो गई हो? तुमने साबुन वहां क्यों फेंका? ये दोनों लड़के यहाँ के नहीं हैं, कहीं इनके चक्कर में हम लोग पुलिस के पकड़ में न आ जाएं। क्या तुम हम लोगों को मरवाना चाहती हो? एक लड़की बोली, तुम्हें कैसे पता ये लड़के यहाँ के नहीं हैं? अब दूसरा आदमी बोला, प्रत्येक व्यक्ति की गाड़ी की नंबर प्लेट से ये जान सकते हैं कि ये व्यक्ति इस क्षेत्र का है या कहीं और का रहने वाला है। एक बात याद रखना, अगर हम लोग फंसेंगे तो तुम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए कोई भी काम करना सोच समझ के करना। इतना बोल के वो सभी लोग वहां से चले गए। अब डीके और राजवीर चलते चलते शादी वाली जगह पर पहुंच गए। राजवीर का दोस्त नमन बाहर ही खड़ा था और वहां पर पुलिस की गाड़ी भी आई हुई थी। लेकिन जैसे ही डीके और राजवीर गाड़ी से नीचे उतरे,
पुलिस की वैन वहां से जा चुकी थी। राजवीर ने आश्चर्य से नमन से पूछा, नमन, कल तुम्हारी शादी है लेकिन आज यहाँ पुलिस क्यों आई थी? नमन बोला, कुछ साल पहले सड़क एक्सीडेंट में मेरे चाचा व चाची का स्वर्गवास हो गया। उनके मरने के बाद उनकी बेटी माया, मेरी कजिन सिस्टर, हमारे साथ ही रहती थी। लेकिन कुछ दिन पहले माया अचानक कहीं गायब हो गई। मैंने अपनी बहन माया की मिसिंग कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में की थी, लेकिन पुलिस को माया कहीं नहीं मिली। पुलिस आज भी माया के बारे में जानने हमारे पास आई थी। इतना बोलकर नमन उदास होकर चुप हो गया। अब राजवीर बोला, नमन, उदास मत हो, तुम्हारी बहन मिल जाएगी। मेरे दोस्त डीके से मिलो, ये पेशे से एक डिटेक्टिव है और ये तुम्हारी बहन को ढूंढने में हमारी मदद भी करेगा। अब नमन बोला, डीके, आज से 3 दिन बाद मेरी शादी है और जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती, जब तक मैं घर से बाहर नहीं जा सकता, इसलिए मैं अपनी कजिन सिस्टर माया को ढूंढ नहीं सकता। मैं मजबूर हूँ। क्या तुम मेरे लिए मेरी सिस्टर को ढूंढ सकते हो? अब नमन का भाई अमन आकर बोला, चिंता मत करो नमन, हमारी बहन मिल जाएगी। इतना बोल के सभी लोग घर के अंदर चले गए। अब रात का समय था। राजवीर और डीके नमन के घर पर खाना खा रहे थे। खाना खाते हुए डीके ने नमन से पूछा, नमन, क्या तुम्हारी बहन माया की किसी से लड़ाई या दुश्मनी है? नमन ने कहा, नहीं, माया बहुत ही सीधी और हंसमुख स्वभाव की लड़की है। वो प्रतिदिन कॉलेज जाती थी और कॉलेज से सीधे घर आती थी और फ्री टाइम में वो अपनी फ्रेंड कल्पना के घर जाती थी। लेकिन एक बात अजीब है, जब से माया गायब हुई है उसी दिन से उसकी फ्रेंड कल्पना और उसके पिता भी इस एरिया में दिखाई नहीं दिए। उनका घर में सामान बनाने का काम था, लेकिन अभी उनके घर में ताला लगा हुआ है। डीके ने पूछा, कल्पना कहाँ रहती है? अब डीके के पूछने पे नमन ने उनको कल्पना के घर का एड्रेस बता दिया। अब राजवीर और डीके रात में खाना खाकर चुपचाप से कल्पना के घर के लिए निकले। रात के समय सभी लोग सो रहे थे, इसलिए उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के लिए रात का समय उचित समझा। चलते चलते कुछ देर बाद वो दोनों कल्पना के घर पहुंच गए। उन्होंने देखा कल्पना के घर का बाहर का ताला लगा हुआ है और दीवार पर साबुन बेचने का एक बोर्ड लगा हुआ है। अब वो दोनों लकड़ी की बाउंड्री को तोड़कर अंदर जा पहुंचे। घर के अंदर उन्होंने पहुंच के देखा कि कमरे का ताला लगा हुआ है और घर के बगल में एक साइकिल रखी हुई है और आंगन में एक बड़ी सी टंकी रखी हुई है। डीके बोला, राजवीर, क्या जो मैं सोच रहा हूँ वो तुम भी समझ रहे हो? राजवीर बोला, डीके, तुम सही कह रहे थे। जब हम लोग यहाँ आ रहे थे तो रास्ते में हमारी गाड़ी के आगे साबुन मिला और दूसरे साबुन के टुकड़े पे माँ लिखा हुआ था। अर्थात तुम सही कह रहे थे, वहाँ कोई छुपा हुआ था। अर्थात वहाँ पर माया या कल्पना छुपी हुई थी। डीके बोला, वो दोनों छिपी हुई नहीं थी, बल्कि किसी ने उनको जबरदस्ती पकड़ के रखा था, इसलिए वो दोनों चाहकर भी हमारे पास नहीं आ पा रही थी। लेकिन उनको किसने पकड़ के रखा था, ये जानने के लिए हमको यहाँ की अच्छी तरह तलाशी लेनी होगी। अब डीके आंगन में रखी हुई टंकी के पास चला गया। वहां जाके उन दोनों ने देखा पानी की टंकी की दीवार पर कुछ लिखा हुआ है, धोखेबाज मन। राजवीर बोला, डीके, इस धोखेबाज मन का क्या अर्थ है और इसे यहाँ किसने लिखा? डीके बोला, ध्यान से पढ़कर समझने की कोशिश करो, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। दोस्तों, पहेली का दूसरा सवाल, धोखेबाज मन का क्या अर्थ है और इसे वहाँ किसने लिखा? अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। डीके बोला, इस शब्द को ध्यान से देखो। अगर हम इस शब्द में ना शब्द और जोड़ दें तो ये शब्द धोखेबाज नमन बन सकता है, लेकिन अगर हम इस शब्द में आ शब्द और जोड़ दें तो ये शब्द धोखेबाज अमन बन रहा है। अर्थात माया इस मैसेज के द्वारा ये बताना चाहती है कि नमन या अमन, इन दोनों भाइयों में से कोई एक भाई धोखेबाज है, जिसके कारण आज वो दोनों किडनैप हुई हैं। लेकिन उन दोनों में से किसी एक ने गोली मार के यहाँ का आगे का शब्द हटा दिया है। अब हमें ये पता लगाना होगा कि धोखेबाज अमन है या नमन। वो दोनों बातचीत कर ही रहे थे कि तभी पीछे से एक पत्थर गिरने की आवाज आई और वो दोनों जल्दी से पानी की टंकी के पीछे छिप गए। राजवीर बोला, डीके, जल्दी यहाँ से निकलो, लगता है यहाँ हमारे अलावा और भी कोई है। डीके बोला, रुको, मेरे फ़ोन की चार्जिंग ख़त्म हो गई है, तुम मुझे अपना फ़ोन दो। अब डीके के कहने पर राजवीर ने उसे अपना फ़ोन निकाल के दे दिया और डीके ने उससे फ़ोन लगाया। डीके बोला, लगता है नमन का फ़ोन बंद है, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, घर जाके हम अमन को सारी बातें बताएंगे। इतना बोल के राजवीर और डीके वहाँ से दीवार फांद के वहाँ से भाग गए। कुछ देर बाद भागते भागते वो दोनों घर पहुंचे। बाहर नमन और अमन उन दोनों का इंतजार कर रहे थे।
नमन बोला, तुम दोनों आधी रात में कहाँ गए थे? हम लोग तुम दोनों को ढूंढ रहे थे। डीके बोला, हम लोग कल्पना के घर तहकीकात करने गए थे। हमें कल्पना के घर में कुछ अजीब महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे बाहर से किसी ने वहां लॉक लगा दिया है, लेकिन अंदर कोई बंद है जो हमें देख रहा है। नमन, मुझे लगता है माया और कल्पना उसी घर के अंदर बंद है। हम लोगों को अभी चल के वहां देखना चाहिए। नमन बोला, मैं तो घर से बाहर नहीं जा सकता, तुम मेरे भाई अमन को ले जाओ। इतना बोल के अमन ने गाड़ी निकाली और सभी लोग उसमें बैठ के फिर से कल्पना के घर के लिए चले गए। कुछ देर बाद वो सभी लोग कल्पना के घर पहुंच गए और गाड़ी से उतर के दीवार फांद के अंदर चले गए। डीके ने अंदर पहुंचकर देखा, वहां पानी की टंकी के पास धोखेबाज मन शब्द लिखा हुआ था, लेकिन अब वहां कुछ नहीं था। किसी ने उसे गोली मार के छुपा दिया था। अमन बोला, डीके, यहाँ कोई नहीं है, तुम्हारे मन का वहम है कि यहाँ कोई है, अब घर चलो। डीके बोला, अमन, मैं एक डिटेक्टिव हूँ और बिना सबूत के कभी बात नहीं करता। देखो, राजवीर के फोन से मैंने धोखेबाज मन शब्द का फोटो लिया था, लेकिन हमारे यहाँ आने से पहले किसी ने उसे गोली मार के मिटा दिया है। मुझे पता है माया और कल्पना यही है, चलो घर के अंदर चल के देखते हैं। अब डीके ने घर के बाहर का ताला तोड़ा और तीनों घर के अंदर चले गए। सभी लोग घर के अंदर वाले कमरे में पहुंच गए। कमरे के साइड में बहुत सारे साबुन रखे हुए थे और एक बेड बिछा हुआ था। दीवार पर कल्पना और उसके पिता की तस्वीर लगी हुई थी और पास में खाने की प्लेटें पड़ी हुई थी और साथ में बेड पर लिखा हुआ था, साबुन आ गिरा। डीके बोला, बेड के बगल में रस्सी और खाने की प्लेटों को देख के ऐसा लग रहा है कि माया और कल्पना इसी कमरे में बंद थे, क्योंकि जब हम पहले यहाँ आए थे तो लगता है उन दोनों ने हमें बुलाने के लिए यहाँ पत्थर फेंका, लेकिन हम उस पत्थर की आवाज़ सुन के डर गए और यहाँ से भाग गए। और जैसे ही हम लोग यहाँ से गए, उन दोनों को किसी ने यहाँ से कहीं और दूसरी जगह भेज दिया। अब अमन बोला, डीके, कौन है वह व्यक्ति जिसने उन तीनों को किडनैप करके रखा है? डीके बोला, वो व्यक्ति तुम हो अमन। दोस्तों, पहली का तीसरा सवाल, डीके को ऐसा क्यों लगा कि अमन ने ही माया को किडनैप करवाया? अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। डीके बोला, मैं बिना सबूत के बात नहीं करता, आओ तो मैं विस्तार से समझाता हूँ। जब पहली बार मैं और राजवीर यहाँ आए तो यहाँ पानी की टंकी के पास लिखा हुआ था, धोखेबाज मन, अर्थात किसी ने उस मन शब्द के आगे से अमन या नमन शब्द मिटाने की कोशिश की। इससे ये पक्का हो गया कि माया को किडनैप करने में अमन या नमन का हाथ है, लेकिन तुम दोनों में गुनाहगार कौन है ये मुझे पता लगाना था। इसलिए मैंने उसी समय राजवीर के मोबाइल से अपने मोबाइल पर कॉल लगाकर अपना मोबाइल पानी की टंकी के पीछे फेंक दिया और हम दोनों यहाँ से बाहर भाग गए। और कुछ देर बाद तुम अपने आदमी के साथ यहाँ आए और तुमने सबसे पहले गोली मारकर धोखेबाज मन शब्द हटाया और अपने आदमियों से माया और कल्पना को यहाँ से कहीं और ले जाने को कहा। मेरा मोबाइल यहाँ पानी की टंकी के पीछे चालू था और तुम्हारी सभी बातें हम लोग बाहर से सुन रहे थे। मैं उसी समय तुम्हारी आवाज़ सुन के समझ गया कि तुम अमन हो और तुमने ही अपनी बहन माया और कल्पना को किडनैप करवाया है। वो लोग बातचीत कर ही रहे थे कि तभी वहाँ एक अपराधी बंदूक लेके आ गया और अमन से बोला, साहब, बाहर इसका मोबाइल मिला है, इसने आपका पर्दा फाश कर दिया, अब इन दोनों को जिंदा छोड़ना अच्छा नहीं होगा। अब उन दोनों ने डीके और राजवीर के रस्सी से हाथ बांध दिए। अमन बोला, तुमने सही पहचाना डीके, मैंने ही माया, कल्पना और उसके पिता को किडनैप करवाया है। कुछ साल पहले चाचा और चाची के मरने के बाद उनकी पूरी प्रॉपर्टी की अकेली वारिस माया बन गई, इसलिए मैंने माया को मारने का प्लान बनाया और अपने प्लान के बारे में नमन को बताया। लेकिन नमन माया को एक भाई की तरह प्यार करता था। उसने मुझे माया को मारने से मना कर दिया और मेरे बारे में मम्मी पापा को बता दिया। मैंने उस समय सभी को सॉरी बोल के चुप हो गया। लेकिन कुछ दिन पहले मैंने अपने आदमियों के द्वारा माया को किडनैप करवा लिया। माया की इकलौती सहेली कल्पना थी, इसलिए माया दिन भर कल्पना के घर पे साबुन बनाने के बारे में सीखती रहती थी। इसलिए मेरे आदमियों को माया के साथ साथ कल्पना और उसके पिताजी को किडनैप करना पड़ा। अब इस जायदाद को पाने के लिए मेरे हाथ से 5 हत्या होंगी। आज तुम दोनों को मार दूंगा और शादी होने के बाद उन तीनों को मार दूंगा। इतना बोल के अमन ने इशारा किया और अपराधी ने डीके के ऊपर बंदूक तान ली। अपराधी डीके को बंदूक मारने ही वाला था कि तभी वहां कुछ देर बाद पुलिस पहुंच गई और पुलिस ने सभी को अरेस्ट कर लिया। अमन बोला, डीके, तुमने पुलिस को यहाँ कैसे बुलाया? तुम तो मुझे घर पर भी पकड़वा सकते थे। डीके बोला, मोबाइल में तुम्हारी आवाज़ सुनने के बाद
मुझे तुम्हारे बारे में सब पता चल गया था, लेकिन मुझे माया और कल्पना को बचाना था। मैं चाहता तो तुम्हें वहीं तुम्हारे घर पर ही पुलिस को बुला के अरेस्ट करवा देता, लेकिन मुझे माया तक पहुंचना था, इसलिए मैंने तुम्हारी आवाज़ पहचानने के बाद तुरंत नमन को मैसेज कर दिया और नमन ने मेरे ही कहने पर घर पे तुम्हें कुछ नहीं बताया और यहाँ भी नमन ही पुलिस लेके आया है। अमन बोला, डीके, तुमने मुझे पकड़वा तो दिया, लेकिन ये कभी नहीं जान पाओगे कि माया और कल्पना कहाँ हैं। इतना बोल के पुलिस अमन और उसके साथी को वहाँ से ले गई। उसके जाने के बाद नमन बोला, डीके, मैं जहाँ से चला था आज भी वही हूँ। मुझे आज भी नहीं पता कि मेरी कजिन सिस्टर माया कहाँ है। डीके बोला, माया और कल्पना इसी कमरे में बंद थी और वो इस मैसेज के द्वारा बता के गई हैं कि हम उनको कहाँ ले जाया गया है। दोस्तों, पहली का चौथा सवाल, बेड पे लिखी हुई मैसेज को देख के बताइए कि माया और कल्पना कहाँ हैं। अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। डीके बोला, इस लाइन के शब्दों को इधर उधर करके देखो। यहाँ लिखा हुआ है साबुन आगरा, अर्थात माया और कल्पना को आगरा ले जाया गया है। अर्थात अमन के अपराधी अभी माया और कल्पना को ट्रेन या बस के द्वारा आगरा ले जा रहे होंगे। मैं अभी आगरा पुलिस को उनके बारे में इन्फॉर्म करके बता देता हूँ। इस तरह वो आगरा पहुँचते ही पकड़े जाएंगे और तुम्हारी बहन माया मिल जाएगी। अब नमन बोला, डीके, तुम बहुत बुद्धिमान हो, मुझे एक बात और समझाओ। अगर मान लो हम दोनों भाई अमन और नमन इस किडनैपिंग में शामिल होते तो उस कंडीशन में तुम क्या करते। दोस्तों, पहली का पांचवा सवाल, अगर अमन और नमन दोनों अपराधी होते तो डीके क्या करता। अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। डीके बोला, मैं एक डिटेक्टिव हूँ और हमेशा एक बैकअप प्लान लेके चलता हूँ। मैंने तुम्हें कार के अंदर से मैसेज किया था कि तुम्हारा भाई अपराधी है, उसी ने माया को किडनैप करवाया है, तुम कुछ देर बाद पुलिस लेके वहाँ पहुँचो। लेकिन मैंने उसी समय पुलिस को भी मैसेज किया कि मैं अभी इस लोकेशन में फंस गया हूँ। अगर मैं मारा गया तो मेरी मौत के जिम्मेदार अमन और नमन होंगे। इस तरह अगर तुम पुलिस को नहीं बुलाते तो कुछ देर बाद पुलिस अपने आप यहाँ आ जाती और तो उस कंडीशन में तुम दोनों भाई पकड़े जाते। अब दूसरे दिन पुलिस के द्वारा माया, कल्पना और उसके पिताजी को छुड़ा लिया गया और रात के समय सभी लोगों ने नमन की शादी में खूब एंजॉय किया। दोस्तों, कैसी लगी आपको जोरदार दिमागी पहेली? पहेली अच्छे लगे तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।